1980 और 90 का दशक, इन दिनों पंजाब के हालात बेहद संवेदनशील थे। अलगाववाद और खालिस्तान की मांग जैसे आंदोलन अपने चरम पर थे। इनसे निपटने के लिए और उन्हें नियंत्रित करने के लिए तत्कालीन सरकारों द्वारा कई कदम भी उठाए गए। इसके बाद साल आता है 1992। तब बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए एंटी टेररिज्म अभियान की घोषणा की जाती है और ये अभियान शुरू किया जाता है और इसकी जिम्मेदारी और इसका नेतृत्व दिया जाता है तत्कालीन डीजीपी केपीएस गिल यानी कंवरपाल सिंह गिल को। इसके बाद ये खबरें आती हैं और ये बातें पंजाब में आम हो जाती हैं कि कई गांवों से, शहरों से नौजवान युवा गायब हो रहे हैं, उनकी लाशें नहीं मिल रही और ये आरोप लगे कि पुलिस ने कई युवाओं को एनकाउंटर के नाम पर मार दिया। फिर साल आता है 1995, जहां जसवंत सिंह खालड़ा नाम का एक व्यक्ति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 दावे किए गए, जिसके बाद पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में जसवंत सिंह खालड़ा का नाम सुर्खियों में आ गया। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर के नाम पर 25,000 से अधिक युवाओं को मौत के घाट उतार दिया और इनके शवों को लावारिस बताते हुए इनका अंतिम संस्कार तक कर दिया और इनके परिजन अभी भी इन्हें ढूंढ रहे हैं। इसके बाद साल 2022 की बात करते हैं। साल 2022 में एक फिल्म बनती है, नाम था घल्लूघारा, जिसकी कहानी इन्हीं घटनाओं के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन 2022 में बनी ये फिल्म पिछले 4 सालों से रिलीज का इंतजार कर रही है। 3 जुलाई 2026 को ओटीटी पर इसे रिलीज तो किया गया, लेकिन महज 48 घंटों के भीतर ही इसे हटा भी दिया गया, जिसके बाद इसके लीड एक्टर दिलजीत सिंह दोसांझ ने पोस्ट करते हुए कहा कि जो कुछ भी सतलुज नाम की इस फिल्म के साथ हुआ वही हुआ था जसवंत सिंह खालड़ा के साथ। और अब इस घटना के बाद कुछ नाम हैं जो सुर्खियों में है। एक तो ये फिल्म, इस फिल्म के पीछे की कहानी और इस कहानी के कुछ किरदार, जसवंत सिंह खालड़ा, केपीएस गिल और दिलजीत दोसांझ की इस पिक्चर से जुड़ी वो कहानी अब सुर्खियों में है। इसी पूरे मसले पर बात करने के लिए कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या थी और क्यों ये फिल्म पिछले 4 सालों से रिलीज के इंतजार में है, इस सभी मसलों को विस्तार से जानने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार हमारे साथ हैं, जो आपको इस पूरे मामले की जानकारी विस्तार से देंगे। वरुण सर, क्या लगता है कि पिछले 4 सालों से एक फिल्म रिलीज के इंतजार में है, क्या वजह है और क्या इसके पीछे की कहानी और क्यों इस पर इतना बवाल मचा हुआ है? जी देखिए शिवम, सबसे बड़ी बात यही है कि जो फिल्म की कहानी है वो इतनी ज़्यादा संवेदनशील है, वो मामला इतना ज़्यादा चर्चित है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम पर सवाल करती है। इसके अलावा एक ज़ख्म को कुरेदती है, जो ज़ख्म कहीं ना कहीं पंजाब ने झेला है, महसूस किया है। जैसा आपने बताया कि 1980-90 का वो दशक था और ये वो दौर था जब इंटरनेट की पहुंच गांव देहात तक नहीं थी। ये वो दौर था जब सोशल मीडिया नहीं था। ये वो दौर था जब मीडिया का पेनिट्रेशन इतना गांव देहातों तक नहीं था। ये वो दौर था जब पंजाब ने एक बड़ी हिंसा का दंश झेला था। ये वो दौर था जब स्वर्ण मंदिर पर एक आर्मी घुसते हुए लोगों ने देखा था, पढ़ा था और उस गुस्से की जो आग है, उस आग में कहीं ना कहीं हम कहें कि इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थीं, उनको अपनी आहुति देनी पड़ी। उसी को लेकर उसी के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उसको लेकर ये फिल्म बनी घल्लूघारा। जैसे आपने बताया, नरसंहार इस शब्द का अर्थ है। घल्लूघारा पंजाबी में, स्थानीय बोली में इसको बोला जाता है। 6 जून 1984 का वो दिन था जिस दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना ने चलाया। मैंने मार्क टली की एक किताब पढ़ी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से कुलदीप बराड़ के नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन हुआ, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। किस तरीके से जो सिख थे, जो हथियारबंद सिख थे, जो अंदर छुपे हुए थे, उन्होंने किस तरह भारतीय सेना को घेरने का प्रयास किया, अंदर आने से रोका। भिंडरा वाले की किस तरीके से मृत्यु हुई, उसके बाद किस तरीके से ये भी सालों तक चर्चाएं चलती रही कि वो जिंदा हैं, वापस आएंगे, उस तरह की भी बातें हुई। इसके बाद में देखते हैं 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उनके जो 2 सिख अंगरक्षक थे उनके ऊपर उन्होंने ही ये हत्या कर दी, उनके ऊपर ये आरोप लगे।
इसके बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे हुए। अब इसके बाद एक जो पंजाब है, पूरे पंजाब के ऊपर इसका असर देखा गया, महसूस किया गया। पंजाब में आतंकवाद, उग्रवाद, चरमपंथ, ये जितने भी शब्द आप कह लें, इन सभी को रोकने के लिए सरकार को कोई बड़ा एक्शन तो लेना ही था। और सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया 1992 में, जब बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने, जैसा आपने अभी बताया अभी। और कंवरपाल सिंह गिल यानी केपीएस गिल, उनको डीजीपी बनाया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया, उनको पंजाब की जिम्मेदारी दी गई। अब इसके बाद में जब पुलिस को ये छूट मिली तो पुलिस ने उस छूट के तहत आतंकवाद को रोकने के लिए जो संभव हैं वो कदम उठाए। अब उन कदमों को सही कहा जाए, गलत कहा जाए, ये पूरी तरीके से अलग विषय है। इस पे जांच हो सकती है, इस पे बहस हो सकती है। पुलिस के काम करने के तरीके वैसे भी पूरे देश भर में, या कहें कि पूरी दुनिया भर में, वो विवादों में और चर्चाओं में अमूमन रहे भी हैं। नौजवान लापता हो गए, उनका फर्जी एनकाउंटर हो गया, ऐसे आरोप पंजाब पुलिस के ऊपर लगाए गए। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि हजारों नौजवान रातों रात गायब हो रहे थे। परिवारों के ये आरोप थे कि बिना वारंट, बिना कानूनी प्रक्रिया के निहत्थे लोगों को हिरासत में पुलिस ले रही थी, फर्जी एनकाउंटर में उन्हें मार रही थी। डर इतना ज़्यादा था कि परिवार खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसके बाद हम आ जाते हैं जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी पे। 1952 में अमृतसर में खालड़ा गांव में जसवंत सिंह का जन्म हुआ। चूंकि वो खालड़ा गांव में पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम के पीछे जसवंत सिंह खालड़ा वो खुद को कहने लगे। एक बैंक में वो काम करते थे, बैंकर थे। 1995 में शिरोमणि अकाली दल की मानवाधिकार यूनिट के महासचिव थे। उन्होंने ये देखा कि चूंकि पंजाब में ये बात आम थी कि लोग गायब हो रहे हैं। अब इसके बाद जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने देखा कि कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, परिजनों की जो मृत लोग हैं उनकी संपत्ति पर दावा नहीं हो पा रहा, बैंक खातों से पैसा नहीं निकाल पा रहे, कानूनी संकट की स्थिति है, मानवीय संकट की स्थिति है। तो उन्होंने जो है इस मामले की तह तक जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने लापता लोगों के बारे में जानकारियां जुटाई, पुलिस हिरासत में हुई मौत जो थी उनका डेटा इकट्ठा किया, शमशान घाट में जो बिना नाम पते वाले शव आए थे उनका डेटा इकट्ठा किया। इसके बाद में लकड़ियों की जो खरीद हुई थी, नगर पालिका के जो रिकॉर्ड थे, ये तमाम चीज़ों पर उन्होंने लगातार काम किया। 16 जनवरी 1995 जसवंत सिंह ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने 4 दावे किए। उन्होंने दावा किया, पहला कि अमृतसर ज़िले के एक घाट में, शमशान घाट में 538, तरन तारन में 700 शव और अमृतसर ज़िले में 2000 से ज़्यादा ऐसे शव जलाए गए। इन शवों के बारे में उनके परिवार को कोई सूचना नहीं थी। मौत के बाद इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। इनके पास जो सुराग थे वो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए गए। लावारिस इनको जानबूझ के दर्ज कराया गया ताकि पहचान मिटाई जा सके। उन्होंने ये दावा किया कि 25,000 पूरे पंजाब में कुल ऐसे लोग थे जिनकी हत्या की गई, सुनियोजित हत्या की गई और उनके शवों को ठिकाने लगा दिया गया। सरकार द्वारा प्रायोजित नरसंहार उन्होंने इस चीज़ को करार दिया। इसके बाद हुआ ये कि मुख्यमंत्री की हत्या और खालड़ा का अपहरण, ये एक बड़ा फैक्टर है। जब देखिए आरोप लगे तो यकीनन उसके 2-3 दिनों के बाद पुलिस ने भी इन आरोपों का खंडन किया, शिवम, और पुलिस ने अपनी बात में ये तमाम जो पक्ष था ये रखे। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो विदेश चले गए, जानकारी उन्होंने अपने परिवारों को नहीं दी, उन्होंने पंजाब छोड़ दिया, वो पंजाब से दूर निकल गए। ये सब तमाम बातें पुलिस ने भी कहीं, पर अपना पक्ष रखा था। बिल्कुल जी। अब इसके बाद में हुआ ये कि पुलिस ने खालड़ा से पूछताछ करनी शुरू कर दी। 31 अगस्त 1995 का दिन था। बेअंत सिंह जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उनको बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने उनका मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। इसके बाद 6 सितंबर 1995 को
जसवंत सिंह अमृतसर में जब अपने घर के बाहर अपनी कार धो रहे थे, तब एक सफ़ेद कार में हथियारबंद लोग आए, उनको अगवा करके ले गए। पुलिस ने शुरुआत में कहा कि उनको इस अपहरण की कोई जानकारी नहीं है और शायद वो किसी गैंग वॉर का शिकार हुए हैं। इसके बाद सीबीआई में जांच गई। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा कि चूंकि जसवंत सिंह ने एक बहुत ज़रूरी मुद्दा उठाया था, इसके बाद पुलिस ने उन्हें गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा, प्रताड़ित किया, अंततः उनकी हत्या कर दी और बाद में सबूत मिटाने के लिए उनकी लाश को एक नहर में फेंक दिया गया है। उनका शव कभी बरामद नहीं हो सका। सीबीआई की जो जांच है वो जांच चली। ये सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा। 2005-2007 5 पुलिस अधिकारियों को उम्र कैद की सजा हुई। 2011 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बरकरार रखा। शिवम, सर, ये जो पूरी घटना है, इसका इस फिल्म से क्या कनेक्शन है, जिसके चलते पिछले 4 सालों से कई बार कोशिश की गई? उनके डायरेक्टर का भी ये कहना है कि हमने कई मर्तबा ये कोशिश की, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पर हमने अप्लाई किया, लेकिन हमें कभी भी अप्रूवल दिया ही नहीं गया। पहली बार 27 कट के साथ दिया गया, लेकिन उसके बाद लगातार बातें आगे बढ़ती गई, यहाँ तक कि विदेशी थिएटर्स पर भी इसके प्रीमियर पर रोक लगा दी गई। तो आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है इसकी, और सरकार क्या चाहती है? कि आपको क्या लगता है कि क्या मंशा है इस फिल्म को रिलीज होने से रोकने के पीछे? जी देखिए शिवम, जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास वो ये कहती हैं कि जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर यह फिल्म बनी है और इसमें जसवंत सिंह की जो भूमिका है वो दिलजीत दोसांझ ने अदा की है। अब जैसे फिल्म का नाम 2 बार बदला गया, पहले घल्लूघारा था, उसके बाद में पंजाब 95 इसका नाम किया, पंजाब 95, फिर सतलुज किया गया। इसके बाद में सेंसर बोर्ड की जो आपत्तियां हैं, उन्होंने 127 कट की मांग की। फिल्म का नाम बदलना, जसवंत सिंह खालड़ा की जगह सेंसर बोर्ड चाहता था कि कैरेक्टर को कोई दूसरा नाम दिया जाए। पंजाब पुलिस के रेफरेंस हटाना चाहता था और इसके बाद तिरंगे, गुरबानी, ये जितने दृश्य थे इनको भी पंजाब पुलिस और सेंसर बोर्ड, माफ़ करें, पंजाब पुलिस नहीं, सेंसर बोर्ड इनको हटाना चाहता था। इसके बाद फिल्म को OTT पर रिलीज़ किया गया। ZEE5 ने 3 जुलाई को 2026 में इसको रिलीज़ किया ओरिजिनल वर्जन में, बगैर किसी कट के, चूंकि OTT प्लेटफॉर्म सेंसर बोर्ड के दायरे में नहीं आते। 48 घंटे में सरकार का हस्तक्षेप हुआ, ZEE5 को ये फिल्म हटानी पड़ी। फिल्म पर रोक जो है, इस पर सरकार का क्या पक्ष है वो देख लीजिए, वो जान लीजिए। फिल्म बिना सेंसर के सर्टिफिकेट के रिलीज हुई है। फिल्म का कुछ हिस्सा ऐसा है कि वो भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने में मदद कर सकता है, इसलिए इसको रोक दिया गया। OTT के लिए जो चीज़ें हैं उसमें एक बात होती है धारा 69A, IT एक्ट की धारा 69A। यदि सरकार को ऐसा लगता है कि कोई कंटेंट देश की सुरक्षा और संप्रभुता के हित में नहीं है, ऐसे कंटेंट पर सरकार रोक लगा सकती है। अब ये एक पूरा उस तरीके का मामला है कि अब एक बहस है कि फिल्म को रिलीज होने देना है या फिल्म को रिलीज नहीं होने देना है। क्या जो कंटेंट है उसको हम ये मान लें कि ये पूरी तरह सच है फिल्म में दिखाया गया कंटेंट, या इस कंटेंट में सिनेमाई छूट ली गई है? देखिए, जब हम बात करते हैं केसरी की, तब वहां पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आता है कि फिल्म में हमने सिनेमाई छूट ली है और ये किताब पर आधारित है। लेकिन जब हम घल्लूघारा की बात कर रहे हैं, पंजाब 95 की बात कर रहे हैं, जब हम सतलुज की बात कर रहे हैं, तो क्या हमने ऐसा कोई वहां पर कंटेंट लिखा है? क्योंकि ओरिजिनल नाम तो हम देखें कि हमने कई जगहों पर इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले भी जो कई फिल्में आई हैं उनमें ऐसे नाम इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन अब ऐसा क्या है कि सेंसर बोर्ड ये चाहता है कि खालड़ा का नाम हटाया जाए, फिल्म का नाम बदला जाए। इस तरह के कौन कौन से कंटेंट फिल्म के अंदर हैं जिसकी वजह से सेंसर बोर्ड नहीं चाहता कि ये फिल्म प्रदर्शित हो। आप अब इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखिए कि पंजाब में चुनाव बहुत दूर नहीं है। अब अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो क्या पंजाबी समाज के, पंजाब में रहने वाले लोगों के क्या कोई सेंटिमेंट ऐसे हैं जिन पर असर पड़ेगा किसी पार्टी के पक्ष में या किसी पार्टी के खिलाफ? ये बिल्कुल एक अलग शिवम बहस का विषय हो सकता है। जी, तो कुल मिलाकर जो मोटा मोटी बात, जो नतीजा निकल कर सामने आया है वो यही है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ये नहीं चाहता कि इसे सीधे तरीके के, जिस तरीके से इसे बनाया गया है
उसी पूरे तरीके के साथ इसको रिलीज़ कर दिया जाए। सेंसर बोर्ड का ये साफ कहना है कि इसमें ज़रूरी कुछ कट्स लगाए जाने चाहिए और इस पे जो एक वाक्य है कि सच्ची घटना पर आधारित उसे हटाने की भी बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर आगे क्या कुछ आता है, लेकिन फिलहाल ZEE5 पर रिलीज़ होने के बाद, OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने के बाद महज 48 घंटों के भीतर इसे हटा दिया गया है और अब इसे लेकर देश भर में एक नई बहस शुरू हो गई है। इस वीडियो में भी के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारियां, तमाम खबरों के लिए बने रहें अमर उजाला के साथ। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। देखते रहें अमर उजाला।